जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं फिर से प्रैक्टिस सेट 08 फॉर यूपी लेखपाल एंड उत्तर प्रदेश पुलिस 2022 में जो वैकेंसी आ रही है। उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो पेपर होगा वो आपका चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव 10 फरवरी से स्टार्ट है और उत्तर प्रदेश पुलिस जो है 26,382 वो भी जब भी एग्जाम होगा मार्च के बाद, मतलब अप्रैल से पहले तो कोई चांस नहीं है। अप्रैल से पहले मेरे हिसाब से कोई चांस नहीं है, क्योंकि जब भी ये चीज़ें होंगी चुनाव के बाद होंगी, क्योंकि अभी सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं आपका वो चुनाव में व्यस्तता के कारण, अब भर्ती बोर्ड भी है वो भी और फोर्सेज जो हैं वो चुनाव में लगी हुई हैं, तो जो भी चीज़ें होंगी ये अब होंगी चुनाव के बाद। तो आप तब तक अपनी चुनाव इधर चुनाव चलता रहे और इधर आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन हो कि आप जैसे ही पेपर हो आप एक अच्छे तरीके से पेपर करें, अच्छा स्कोर करें, ताकि आप सेलेक्ट हों और आप एक अपने लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल या उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सीट रिजर्व रखें। ठीक है, क्योंकि जो आपने सपने सजोए हैं, आपने आपके माता पिता और ये जो सपने देख रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे जो आपका एम है। और आपके अपने एम को अचीव करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है मेहनत। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वो भी मेहनत करना है और किस डायरेक्शन में करना है वो भी आपके पास होना चाहिए। डायरेक्शन सही होना चाहिए, एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए पढ़ाई का, एक शेड्यूल होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए कि किस तरीके से पढ़ना है, कब प्रैक्टिस सेट मारनी है, कब मुझे पढ़ना है, कब मुझे चैप्टर वाइज पढ़ना है। सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके नोटबुक में वो पहले पेज पे रिपीटेड होना चाहिए, मतलब प्रिंटेड होना चाहिए, ताकि आप उसको हमेशा रिवाइज करते रहें। ठीक है, तो आइए हम आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल और उत्तर प्रदेश पुलिस 2022 में प्रैक्टिस सेट 8 के साथ गणित के सारे। मैं और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, मैं ये आपको भरोसा दिला दूँ कि अगर आप बेहतरीन तरीके से जितना मैं करा रहा हूँ अगर उतना प्रैक्टिस कर रहे हैं और बुक से भी पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश लेखपाल और यूपी में जितने भी क्वेश्चन के मैथ के क्वेश्चन आएंगे आप 95% प्लस करेंगे। ठीक है, जितना मैं करा रहा हूँ उतना भी कर लेंगे तब भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस सेशन को लाइक करेंगे, इस सेशन में बेहतरीन तरीके से आप पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी तरह के अपडेट्स के लिए और भी क्लासेस के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विकास मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, आइए हम आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप उसे देख लीजिए। कह रहा है कि 0.001 यह किसके बराबर होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है किसके बराबर होगा प्रतिशत में, ये पूछ रहा है प्रतिशत में किसके बराबर होगा। ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूँ, ए, बी, सी और डी, ये है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या दिया है वो भी आप चीज देख लीजिए। 10%, ठीक है, 1%, ठीक है, 0.01 प्रतिशत और 0.1%, ये चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, ये चीज़ें दी हुई हैं आपको और पूछ रहा है ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा। अब ये बताइए, अगर इसे आप परसेंटेज में चेंज करेंगे, आप इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे, कैप करेंगे परसेंटेज में चेंज, जब कोई भी चीज़ हो अगर आप उसके परसेंटेज में चेंज करेंगे, मैं कह रहा हूँ तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। परसेंटेज में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी चीज़ को परसेंटेज में बदलने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो संख्या दी हुई है 0.001, इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट हट जाएगा तो 0.1% आएगा इसका आंसर। ठीक है, कितना आएगा, 0.1%। ठीक है, किसी भी संख्या में एक चीज़ आप जान लीजिए, अगर प्रतिशत को लगाना है तो 100 से गुणा करना होगा और प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग देना होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.1%, ये होगा। ठीक है, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन के साथ मैं शुरुआत किया हूँ। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत किया हूँ और वो भी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, देखिए पढ़ना होगा आपको, अगर आपको कुछ ज़िंदगी में करना है, आपको अपने लाइफ में कुछ करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम और आप एक मिडिल फैमिली से होते हैं और हमारा मिडिल फैमिली से होने का मतलब यही मतलब ये है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ करना है तो हमें उसके लिए पढ़ना होगा, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें अप कर सकती है, हमें आगे बढ़ा सकती है, हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, हम अपने एम को अचीव कर सकते हैं। पढ़ाई ही हमारी एक सबसे बड़ी अहम मुद्दा होती है और वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए उसे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ठीक है, 4 12 बाई के 125 ये है, और यहाँ बाहर 3 है, ठीक है। ये है, ये किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होगा, ठीक है। ये क्या है, रूट क्यूब में है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये 125 है, ये 4 है, ये है। आप इसे क्या लिख सकते हैं, 3, आप इसे 4 + 12 अपान के 125 लिख सकते हैं। ये हो सकता है कि नहीं भैया, क्योंकि ये सही में है तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 125 चौका कितना होता है, 500 होता है, और 500 में 12 जोड़ेंगे तो 512 आ जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और अपन के 125, ठीक है। अगर ये क्यूब में है तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि 512 जो होता है वो 8 का क्यूब होता है। ये चीज़ आपको रटी रटाई होनी चाहिए। क्यूब स्क्वायर आपको बिल्कुल रट लीजिए, क्यूब और स्क्वायर 20 तक, 20 तक, 25 तक, 30 तक, 30 तक तो स्क्वायर रट लीजिए, और 20 तक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि 20 तक तो आप क्यूब भी रट लीजिए, रट ही लीजिए। एक दिन पूरा टाइम लगे आपको रटने में, लेकिन रट लीजिए, क्योंकि वो आपको फायदा मिलेगा एग्जाम में। अब यहाँ अगर आपको पता रहता कि 512 8 का क्यूब है तो डायरेक्ट आप यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्यूब में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 8, और 125 जो होता है वो क्यूब किसका होता है, 5 का, तो 8/5, ये आपका आंसर आ जाता। अब डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा फिर उसके बाद, अगर नहीं याद रहेगा तो आपको वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपका इसका आंसर आएगा 8/5, ठीक है। ये क्यूब होता है 512 में बटे 125 का रूट क्यूब में निकालेंगे तो 8/5 आएगा, यही आपसे पूछ रहा था। तो जो स्क्वायर है और क्यूब है, जिसको आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए पूरा अच्छे तरीके से, ताकि आपको उसका फायदा मिले, ठीक। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे देख लीजिए कि क्या है और किस तरीके से होगा, ठीक है। दिया है 6.5 × 6.5, ठीक है, -45.5 + 3.5 × 3.5, ठीक है। ये है, अब इसका पूछ रहा है सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आपसे क्या पूछ रहा है, सॉल्यूशन क्या होगा। अच्छा ये बताइए, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 6.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, -45.5, इसे वैसे रहने दीजिए, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, 3.5 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, और ये भी हो सकता है कि ये जो बन रहा है या a - b का होल स्क्वायर बन रहा हो, क्योंकि a² + b² - 2ab होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा ये आप मान लीजिए a है, यह b है, ठीक है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, अगर 6.5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो ये जो ब्रेक होगा, ये 2 × 6.5 × 3.5 में ब्रेक होगा। आप कर लीजिए, देख लीजिए, अगर 35 का 2 में करेंगे तो 7 आएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 3 × 45 आएगा, ठीक है। इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 आएगा, और 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये चीज़ आएगी निकल करके, ठीक है। तो ये आपका इसका स्क्वायर बन गया, ठीक है, किसका, a - b का होल स्क्वायर है ये आपका जो है a - b का होल स्क्वायर है। तो अब a - b का होल स्क्वायर होगा तो a की वैल्यू आपको इतना पता है और b की वैल्यू ये पता है, तो 6.5 माइनस कितना करेंगे भाई, 3.5, इसी का होल स्क्वायर है, यही आपसे पूछ रहा था बस, ठीक है। तो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 9, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा आपका 9, ये रहा आपका आंसर 9। बिल्कुल आसान तरीका है। ये सब चीज़ें कब आपके माइंड में बिल्कुल तुरंत स्ट्राइक करेंगी, जब आप क्या किए रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे। जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ये तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि किस तरीके से ये फार्मूला बे बन रहा है। और ये मैं जो एल्जेब्रा है, एल्जेब्रा के सारे फार्मूले आप कराया हूँ एक क्लास में। अब जा करके प्रीवियस मेरा वीडियो है, आप उसको सर्च मार लीजिए यूट्यूब पे, ठीक है, एल्जेब्रा बाय विकास यादव, यूपी पुलिस, आपको मिल जाएंगे एल्जेब्रा के सारे क्वेश्चन और वीडियो भी, ठीक है, उसमें फार्मूले भी दिए हुए हैं, ठीक।
तो ये रहा बिल्कुल अच्छा तरीका, बेहतरीन तरीका। इस तरीके से वैसे तो आप सॉल्व करेंगे तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसका दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तब भी आपका आएगा 9। कोई तरीका तो हुआ नहीं वो। यही होता है, इसी ही एक स्मार्ट कंटेंट के साथ पढ़ाई कहते हैं। पढ़ने के लिए तो आप इसको वैसे भी सॉल्व करेंगे बेसिक से, लेकिन हमें टाइम भी तो मैनेज करना है एग्जाम में, क्योंकि वो हमारे लिए मायने रखता है टाइम एग्जाम में। क्वेश्चन तो आपको सारे आएंगे, लेकिन आप टाइम किस तरीके से अपना मैनेज कर पाते हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा होता है आपके एग्जाम में। ठीक है, वो सबसे बड़ा पॉइंट होता है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, आप उसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि यदि 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ क्या होगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। 4 वस्तुओं का क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य, मतलब एसपी मतलब विक्रय मूल्य, यह बराबर है कितने, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, मतलब सीपी। ठीक है, ये है। और आपसे पूछ रहा है कि तो लाभ क्या होगा, तो आपसे पूछ रहा है कि लाभ क्या होगा। अब देखिए इस चीज़ में आप ध्यान दीजिए, ये है एसपी और ये है आपका सीपी, मतलब ये है विक्रय मूल्य और ये है क्रय मूल्य। ठीक है, आप यहाँ लिख लीजिए एसपी और यहाँ सीपी को इधर ले आ दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर का ला दीजिए और ये 4 को इधर ला दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एसपी अपन सीपी इक्वल टू 5/4। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये होगा। ठीक, अब बताइए अगर क्रय मूल्य आपका 4 है और विक्रय मूल्य 5 है तो यहाँ से लाभ उसे कितने का हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है। और लाभ या हानि किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, हमेशा कास्ट प्राइस पे होती है। तो क्रय मूल्य कितना है आपका 4 है, और यहाँ प्रतिशत लगाने के क्या करेंगे, मैंने पहले बताया था आपको, इंटू 100 कर दीजिए। तो अब मैं लीजिए भाई साहब, मैंने इंटू 100 कर दिया। ठीक है भाई साहब, अब यहाँ हो गया 25, ये लीजिए 25%, तो इसको क्या हो गया, लाभ हो गया। और ये मैं जो एरो ऊपर की तरफ करता हूँ उसका ये मतलब होता है उससे प्रॉफिट हो रहा है, उससे लाभ हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गया बिल्कुल आसान। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए। एक लाइन का क्वेश्चन है, बिना पेन कापी उठाए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक, आप बेहतरीन समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बेहतरीन समझा पा रहा हूँ और मेरी कोशिश भी वही है। ठीक, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उस पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाए तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। ठीक है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाए। ठीक है भैया, मान लीजिए आप 60% की कमी कर दे रहे हैं उसके विक्रय मूल्य में। ठीक है, विक्रय मूल्य में क्या कर रहे हैं, 60% की कमी कर रहे हैं, तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि हो रहा है। ठीक है, तो सीपी पे उसे क्या हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है। ठीक है, दोनों चीज़ों में उसे नुकसान हो रहा है। तो आरंभिक लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो आपसे आरंभिक लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ये है पहले विक्रय मूल्य जो है वो 60% से कम कर रहा है। विक्रय मूल्य क्या कर रहा है, 60% से कम कर रहा है। ठीक है, जो विक्रय मूल्य है वो 60% से कम कर रहा है। तो 60% हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए इसे, ये आएगा 3/5। अब देखिए ये जो है ये प्रारंभिक विक्रय मूल्य है, मतलब SP1, और ये 3 कम कर रहा है, तो जो SP1 होगा और यहाँ SP2 होगा, तो ये तो 3 कम कर दिया। पहले 5 जो चीज़ था अब वो कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 3 क्या कर दिया उसने, कमी कर दी। ये जो चीज़ है ये कमी है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य एक पहला कितना था, 5 था, और अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 2 हो गया। अब बिल्कुल एकदम सटीक हम जा रहे हैं पॉइंट पे। क्रय मूल्य क्या कह रहा है, क्रय मूल्य पर उसे 10% का हानि हो रहा है। ठीक है, उससे क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य 10% हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/10 हो जाएगा, 10/100 करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा 1/10, ये हानि हो रहा है उसे। ठीक है, और ये क्या है आपका क्रय मूल्य है। तो जो क्रय मूल्य क्या हो गया और यहाँ एसपी क्या हो गया, SP2, और यहाँ सीपी तो एक ही रहेगा हमेशा, सीपी बराबर है। तो 10 की जो सामान है वो SP2 कितना कर रहा है, वो 9 कर रहा है। क्यों, क्योंकि एक का हानि हो रहा है, तो अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
वो यही तो कह रहा है कि जब 60% कम कर रहा है तब उसे 10% की हानि हो रही है उसके क्रय मूल्य पर। ठीक है, अब यहाँ विक्रय मूल्य जो है वो 9 है और यहाँ पे 2 है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल कतई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 9 के बराबर और इसको दोनों को बराबर कर लेंगे। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा विक्रय मूल्य पहला, और यहाँ से क्रय मूल्य जो हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बताइए, अगर यहाँ क्रय मूल्य पहला, जो विक्रय मूल्य पहला है वो हो गया आपका 45 और जो क्रय मूल्य है वो हो गया 20, तो उसे यहाँ से लाभ कितने का हो रहा है? 25 का लाभ हो रहा है। अब होगा कितने पे? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। 20 हो गया इंटू 100, तो उसको कितने का होगा? 125% का लाभ होगा। ठीक है, उसको कितने का होगा? 125% का लाभ होगा। यही आपसे पूछ रहा था, ये आप नोट कर लीजिए, यही आपसे पूछ रहा था। बिल्कुल आसान तरीका, ये क्या है? बिल्कुल आसान तरीका। यही आपसे पूछ रहा था कि उसे लाभ कितने प्रतिशत का होगा, तो उसे लाभ जो होगा 125% का होगा। बिल्कुल एकदम ईजी वे है, दैट इज ईजी वे। आप बिल्कुल आसान तरीके से करते रहिए, कोई समस्या नहीं होता है। इस भाई साहब ने कहा ऐसे ऐसे करना है, मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। ठीक है, हमें कुछ करना ही नहीं, हमें अपना माइंड यूज करना ही नहीं है कतई क्वेश्चन में। वो जैसे कह रहा है मैं वैसे करता गया, आपका आंसर आपके सामने रहेगा। हमें कुछ अपने से ऐड करना ही नहीं है उसमें। क्यों, हम क्या किस लिए ऐड करेंगे भाई? जो वो कह रहा है मैं वो करता जाऊंगा, बस हमारा आंसर आएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब बात हम करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, आप उसे देख लीजिए और लगाने का पूरा प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि यदि रूट में 5 के पावर 7 डिवाइड बाई रूट में 5 के पावर 5, ठीक है, और ये बराबर है 5 के पावर p, तो पूछ रहा है आपसे p की वैल्यू क्या होगी। ये आपसे पूछ रहा है कि p की वैल्यू क्या होगी, यही आपसे पूछ रहा है कि p की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये हो गया आपका रूट 5 के पावर 7 अपान के रूट 5 के पावर 5 लिख सकते हैं, बराबर 5 के पावर p। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाग है तो मैं उसे नीचे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये बताइए हमें, अगर यहाँ दोनों बेस बराबर है, यहाँ 7 है यहाँ 5 है, तो 5 5 इसमें से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, इसका मतलब पावर का मतलब क्या होता है कि उतनी बार है, तो ऊपर 7 बार है नीचे 5 बार है, 5 बार में जितना नीचे वाला कम है मैं उसे डिवाइड कर देता हूँ, उसे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा कितना? रूट 5 के पावर 2 बचेगा, इक्वल टू 5 के पावर p बचेगा। ठीक है, अब इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? इसे मैं लिख सकता हूँ 5 इक्वल टू 5 के पावर p, और यहाँ 5 के पावर मैं 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 के पावर 1 लिखेंगे मतलब भी वैल्यू वही होगी। ठीक है, 5 के पावर में कुछ भी लिख दूँ उसका वैल्यू वही होगा। ठीक है, मैंने यहाँ 5 क्यों लिखा है? क्योंकि रूट में 5 इंटू रूट में 5 करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा आपका 5। ठीक है, तो अब यहाँ से बेस अगर बराबर है तो उसके पावर क्या हो जाते हैं? उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो p बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगा। ये आपसे पूछ रहा था कि p की वैल्यू क्या होगी, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल आसान तरीका। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके लेखपाल में और उत्तर प्रदेश पुलिस में। ठीक, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया हुआ है। ठीक है, एक अनुक्रम दिया हुआ है 3 7 15 31 63। अगला पूछ रहा है क्या होगा।
तो अगली संख्या क्या होगा ये पूछ रहा है। ये देखिए ये मैथ्स है और ये रीजनिंग में भी फॉलो करेगा आपका सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है। ये मैथ्स है आपका किस में फॉलो और करेगा, रीजनिंग में भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ क्या कर रहा है, वो गुणे 3 करके +1 कर रहा है, इसमें भी गुणे 2 करके +1 कर रहा है, इसमें भी गुणे 2 +1 कर रहा है, इसमें भी गुणे 2 +1 कर रहा है। तो यहाँ भी वही प्रक्रिया करेगा वो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो सीरीज के होते हैं उसमें कहने का यही मतलब होता है कि जो एक में फॉलो कर रहा है वो सब में फॉलो करना चाहिए, ठीक है। वो सभी आगे वही चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो 63 दूना कितना हो जाएगा, 126 + 127, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, 127 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये कह रहा है कि एक संख्या दी हुई है, यह भी पैटर्न पे सीरीज का ही क्वेश्चन है। यह भी क्या है, सीरीज का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। 4, 9, 25, 49, 121, 144, ठीक है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी संख्या गलत होगी। इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या गलत होगी, इसमें कौन सी संख्या गलत है ये बताइए। यहाँ क्या कर रहा है, 2 का स्क्वायर कर रहा है, यहाँ 3 का स्क्वायर कर रहा है, यहाँ 5 का स्क्वायर कर रहा है, यहाँ 7 का स्क्वायर कर रहा है, और यहाँ पे 11 का स्क्वायर कर रहा है, और यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर रहा है। ये बताइए हमें एक चीज़ कि उसने किस चीज़ का स्क्वायर कर रहा है, सभी प्राइम नंबर का स्क्वायर कर रहा है वो। एक चीज़ आपने ध्यान नोटिस किया कि नहीं किया, प्राइम नंबर जितने भी हैं, मतलब अभाज्य संख्या वह उसी का स्क्वायर करके लिख रहा है सारी संख्याओं को, ठीक है। अब 9 के बाद जो 12 आया हुआ है, तो 12 आपका प्राइम नंबर तो है नहीं, ये इवेन नंबर है, तो ये संख्या आपकी गलत होगी। यहाँ पे होना कितना चाहिए था, 11 2 13 13 169 होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन हो कितना गया 144। तो ये आपका गलत है, ये सीरीज में आपका गलत है, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ गए कि ये जो कर रहा है ये प्राइम नंबर का स्क्वायर कर रहा है सभी चीज़ों में, ये सभी चीज़ों में प्राइम नंबर का स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। वो सभी चीज़ों में प्राइम नंबर का स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है, आप पढ़ लीजिए उसे, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया हुआ है 1 3 6 10, ठीक है, कि पांचवें तथा छठे पदों का अनुपात क्या होगा। इसमें आपका 4 दे दिया हो, पूछ रहा है कि ये पांचवा और छठा का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये पांचवा और छठवां का अनुपात क्या होगा। अब ये बताइए, अब इसमें क्या फॉलो कर रहा है, अब वो इसमें क्या फॉलो कर रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। पहले तो 2 ऐड कर रहा है, फिर 3 ऐड कर रहा है, फिर 4 ऐड कर रहा है, तो फिर 5 ऐड करेगा, और फिर 6 ऐड करेगा। तो 5 ऐड करेगा तो यहाँ 15 हो जाएगा, और 6 ऐड करेगा तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो ये 15:21 हो जाएगा पांचवा और छठा पद। तो इसका जो रेशियो आएगा 5:7 आएगा। ये आपसे पूछ रहा था। ये सब रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, ये आपको पूछता है, ये भी आपकी एप्टीट्यूड मैथ है, और इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैथ में आते हैं, ये आप चीज़ ध्यान लीजिए। ये सीरीज का क्वेश्चन है, मैथ में आता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इस तरीके से आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, और आप इस तरीके के क्वेश्चन तो हवा में उड़ा देंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस इस तरीके का कर रहे हैं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को हवा में उड़ाएंगे, ऐसे चुटकियों में बजाते हुए, ठीक। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि 1 + √2 अपान के √5 + √3 माइनस 1 - √2 अपान के √5 - √3, ठीक है। ये चीज़ है, इसी को क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है। अब इसे आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, या इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए आप,
या इस चीज़ को जब सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है तो हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक होता है रेशनलाइजेशन मेथड होता है। ठीक है, क्या होता है रेशनलाइजेशन मेथड, अगर ऊपर यहाँ प्लस है तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके माइनस में माइनस से और प्लस से यही वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी प्रकार से इसमें भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, हम कर दे रहे हैं, हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं कि माइनस कामन ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस कामन ले लेते हैं, नहीं माइनस कामन नहीं लेते हैं। ठीक है, हम वैसे ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ इस चीज़ को क्या करता हूँ, जो है ये और ये दोनों से सेम है, बस यही माइनस का अंतर है दोनों में, इसलिए मैं कह रहा था माइनस कामन लेते हैं। ठीक है, नहीं लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे, और इसका भी इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, या तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, तब भी वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक में आएगा कितना आपका √5 आ जाएगा, और एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3 आ जाएगा। ठीक है, अब √5 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, +√10 आ जाएगा और -√6 आ जाएगा। ठीक है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस है, अब जो चीज़ें वहाँ प्लस में होंगी वो माइनस में हो जाएंगी, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो +√10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है। ठीक, अब √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3 हो जाएगा और +√6 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका, और नीचे क्या हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, क्योंकि ये a² - b² बन रहा है। ठीक है, तो और ये कितना हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा आपका -3। ठीक, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। ये √5 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, खत्म हो गया, हमें कोई समस्या नहीं। ये -√3 है और ये -√3 है, जुड़ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, 2√10 + 3 और 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2√3 अपान के 5 में से 3 गया 2, तो ये दो कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया आपका, √10 - √3। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, और यही आपसे पूछ भी रहा था। ठीक है, यही आपसे पूछ भी रहा था। आप इसमें और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, इसमें अगर आप और भी कुछ चीज़ें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको और भी कुछ चीज़ें ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें और कुछ चीज़ आपको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो रेशनलाइजेशन करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं आपको, इसका रेशनलाइजेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एक बार हम और देख लेते हैं, कहीं कोई समस्या। 5, एक का मल्टीप्लाई किया √5 -√3, 2 का मल्टीप्लाई किया √10 -√6, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया आपका, √5 माइनस है तो प्लस, √10 फिर -√3, और यहाँ पर माइनस है तो +√6। ठीक है, वहाँ ठीक है, कोई समस्या नहीं, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 आ गया, और इसमें मल्टीप्लाई करूँगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, और यहाँ से 3, तो आ जाएगा वो आपका 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आएगा ये √10 - √3। ठीक है, यहाँ से आपको कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्रोसेस सही होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो उसको आप देख लीजिएगा, लेकिन प्रोसेस सही होना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो उसे आप देख लीजिएगा, लेकिन वो चीज़ें प्रॉपर जो होती है उसका प्रोसेस सही होना चाहिए। ठीक है, तरीका सही होना चाहिए। एक क्वेश्चन दिया है कि 4320 को किस, मतलब 43,4320 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल जो होता है एक पूर्ण घन संख्या होगी। ठीक है, ये दिया हुआ है 4320, इसमें आप ऐसी किस सबसे छोटी पूर्ण संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे कि यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। क्या बन जाए, एक पूर्ण घन संख्या। तो आप इसका करेंगे पहले एलसीएम। ठीक है, क्योंकि आप इसको देख लीजिए कि कितने पूर्ण संख्याएं बन रही हैं और क्या इसको आवश्यकता है। ठीक है, तो आप 2 से निकाल लीजिए, 2160। ठीक है, फिर 2 से निकालिए 10। ठीक है,
80, ठीक है। आप इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे आप, अब यहीं पर देख लीजिए आप, ये क्यूब है, 3 भी क्यूब है कि नहीं क्यूब है। ये 2 जो है बस 2 है और 5 जो है सिंगल है। अब हमने देखिए हमें आवश्यकता क्या है, 1 2 की आवश्यकता रहेगी, तब जाके ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब होगा, इनटू एक ही 5 है तो हमें और कितने 5 की आवश्यकता पड़ेगी ताकि वो क्यूब हो जाए, 2 5 की, 5 गुणे 5, 5 पचे 25 दूनी 50, मतलब 50 वो सबसे छोटी संख्या है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या जो है एक पूर्ण घन बनेगी। तो ये जो है एक संख्या पूर्ण घन संख्या बनेगी, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे क्योंकि ये बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन। ये तो आपको पता है कि ये 3 3 का सेट बनता है क्यूब में, क्यूब में 3 3 का सेट बनता है कि नहीं बनता है। तो एक सेट तो ये बन गया 2 का क्यूब और यहाँ 2 का स्क्वायर बन रहा है, तो 1 2 की आवश्यकता हुई कि नहीं हुई, यहाँ से 1 2 की आवश्यकता हो गई। यहाँ 3 का क्यूब बन गया है क्योंकि 3 3 है तो 3 का क्यूब बन गया। 5 सिंगल आ रहा है और 5 भी आपको 2 चाहिए तभी तो क्यूब बनेगा, क्यूब के लिए 3 की आवश्यकता होती है, कोई भी संख्या वो 3 आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए। तो 5 एक ही आया है तो 2 की और आवश्यकता हुई, 5 गुणे 5, 5 पचे 25 गुणे 50, तो वो संख्या कौन सी होगी 50 से इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। मैं फिर से आपसे एक बार ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो उसको आप पकड़िए, कैलकुलेशन मिस्टेक को पकड़ेंगे तो वो आपका रिवीजन होता है, आपका माइंड इसका मतलब तेज चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको पकड़ने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर x इक्वल टू 256, ठीक है। अब पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, इसमें से आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, ये है यहाँ 2 के पावर रूट में 2 के पावर x है, ठीक है। आप इसे भी 2 के पावर में लाइए कि किस तरीके से 2 के पावर में आएगा, ठीक है। आप इसे क्या करिए, 256 है, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 2 1 कम 2 दूनी 4 2 8 16, 2 छक्के 12 2 चौके। अब ये देखिए ये 2 का क्यूब हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया इंटू ये जो आएगा ये कितना आएगा 8 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर हो गया इंटू इसे क्या लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब, ये लिख सकता हूँ मैं कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि इसको खोलेंगे तो 8 ही आएगा। तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू इसके करेंगे तो 2 के पावर 6 हो जाएगा, तो 2 के पावर टोटल 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकती है 2 के पावर 8, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या नहीं। अब देखिए यहाँ इस रूट है नहीं, रूट हटाएंगे तो आप इसको क्या करेंगे इधर उधर स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे इसका रूट कराने के लिए। तो यहाँ 2 की पावर x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका 2 की पावर 16, ठीक है। तो x का बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 16, यही आपसे पूछ रहा था, यही आपसे पूछ रहा था, x बराबर 16, ये चीज़ आपसे पूछ रहा था, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा था। तो x बराबर कितना आ जाएगा 16। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि रूट में 24 प्लस रूट में 216 डिवाइड बाई रूट में 96, तो बताइए क्या होगा। इसका सिंप्लीफाई करेंगे, सरलीकरण क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। अब ये बताइए कि आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 8 तरीके 24 या तो 6 चौके 24, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसे आप लिख सकते हैं 4 गुणे 6 प्लस रूट में इसे कितना लिख सकते हैं, ये देखिए 12, इसको 216 को कंप्लीट कर दिए तो ये 6 का क्यूब बनेगा, ठीक है। 6 36 6 का 200, ये जो 216 है ये 6 का क्यूब बनेगा। तो 6 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, ये 2 गुणे 3 का भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 3, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हम बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ से हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इस चीज़ को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2 तिहाई 6 बाहर निकल जाएगा यहाँ इस तरीके से, ठीक है। और अंदर कितना बचेगा बस आपका, ये 2 और ये 3 एक बचेगा, मतलब 6 अंदर बचेगा, ठीक है। अब कोई समस्या आपको? कोई समस्या नहीं, ऐसे भी मत कीजिए आप। अब इससे और एक आसान तरीका देखिए, इससे एक और आसान तरीका देखिए। इससे एक और आसान तरीका ये है कि ये जो है इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हैं। ऐसी कोई संख्या लीजिए जो इसमें से और इस दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं। ऐसी कोई संख्या है जो आप कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ से आप √4 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में √6 प्लस, और यहाँ पे बचेगा आपका, ये हो जाएगा इतना, डिवाइड बाई, यहाँ से भी √4 कॉमन ले लीजिए, रूट में 24 बचेगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं कैंसिल हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, अब यहाँ एक चीज़ और आप कॉमन ले सकते हैं, √3। मैंने √3 भी कॉमन ले लिया अगले स्टेप से, तो अंदर क्या बचा, √2 प्लस रूट में 18 डिवाइड बाई, इसमें से भी कॉमन से ले सकते हैं आप, √3 इंटू √8। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपका बचा कितना, अब ये देखिए कितना बचा आपका, रूट में 2 प्लस रूट में 18 बटे के रूट में 8, ठीक है। अब एक चीज़ और कॉमन ले सकते हैं आप, √2, तो यहाँ 1 बचेगा प्लस रूट में 9 बचेगा। ये कितना बचेगा यहाँ से, रूट में 2 रूट में 4, ये कैंसिल हो गया। अब कितना बचेगा आपका, 1 प्लस 3, क्योंकि अगर 9 को बाहर निकालेंगे रूट में से तो 3 बचेगा अपान के, और यहाँ रूट में 4 है तो बाहर निकलेगा तो 2, 3 1 4, मतलब यहाँ आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। यही आपसे पूछ रहा था कि इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आसान तरीका है, आप बस कॉमन लेते जाइए, आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। आप अगर उस तरीके से करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट एक बड़ी वैल्यू कॉमन ले सकते थे, 12 कॉमन ले सकते थे, यहाँ से बड़ी वैल्यू भी कॉमन ले सकते थे आप, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ से 12 भी कॉमन ले सकते थे, रूट में 12, लेकिन मैंने छोटा छोटा लिया है ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कह रहा है कि दो संख्याओं का लॉसा उनके मौसा का 44 गुना है, ठीक है। तो लॉसा तथा मौसा का योगफल 1125 है। यदि उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देखिए कि दो संख्याओं का लॉसा उसके मौसा का जो एलसीएम है ना, उसके HCF का कितना है, 44 गुना है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि लॉसा तथा मौसाफा का योगफल जो एलसीएम है प्लस HCF है वह कितना है, वो दिया है आपका 1125, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि एक से संख्या, एक पहली संख्या मैं मान लेता हूँ, पहली संख्या x बराबर 25 दिया है और y दूसरी संख्या है, तो y आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये देखिए कैसे होगा। अब ये दिया है कि एलसीएम बराबर HCF गुणे 44, मतलब जो लॉस है वो 900 का कितना है, 44 गुना है। तो इसे कितना लिख सकते हैं आप, LCM बराबर के HCF इक्वल टू 44 बटे के 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको मैं इधर ले दिया क्रॉस करके, ठीक है। अब ये बताइए ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 45। अब ये बताइए ये जो आपका LCM और HCF का योगफल है वो 1125 है, 45 तो है नहीं, है कितना वो 1125 है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1125 के, ठीक है। अब ये 5 से काट दीजिए इसे, 5 नामा बराबर 5 दूनी 10, ठीक है। 1 5 दूनी 10 5 25 25 और 9 दूनी के 18, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा इतने के, 1 यूनिट बराबर कितने को जाएगा, 25 के। तो आपसे पूछ क्या रहा है, अगर 1 यूनिट बराबर 25 को होगा तो यहाँ से देख लीजिए, और दूसरी संख्या निकालने का एक फार्मूला क्या होता है, यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 25 चौका 100 110, और HCF कितना हो जाएगा आपका, HCF कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया।
अब देखिए निकालने का तरीका, दूसरी संख्या ये निकालने का तरीका होता है HCF गुणित LCM बराबर पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तो HCF कितना है आपका 25 है, LCM कितना है 1100 है, बराबर पहली संख्या कितना है आपका 25 है, मैंने कर दिया 25, दूसरी संख्या क्या है हमें y है पता नहीं है, तो 25 कैंसिल, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1100 आएगा। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 1100 हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 1100 हो जाएगी। ये आपसे पूछ रहा था, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा था। तो आज तक के लिए इतना ही रहते हैं। यह है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन तरीका है आपके एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश लेखपाल और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। जो भी चीज़ें थी जितना बेहतरीन हो सका मैं पूरी उम्मीद किया, मैं पूरी मेहनत किया आपको समझाने का और पूरी प्रयास भी कर रहा हूं कि आपको एक बेहतरीन कंटेंट दूं ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतरीन तरीके से अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छे क्वेश्चन करें, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ और आपका टाइम भी कम लगे। इसलिए मैं तरीका एक शॉर्टकट तरीका के हिसाब से बताता हूँ ताकि आप कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ और वो भी एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो इस तरह के प्रैक्टिस सेट के लिए, एक अच्छे कंटेंट के साथ प्रैक्टिस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विकास मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में लाइक करें, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।